श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी तथा श्री शिव कुमार स्वामी जी के चरण स्पर्श करते हुए सभी मेरे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार करते हुए साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैंने गत कक्षा में साखी जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखे गए दोहे थे, उन दोहों का भावार्थ मैंने विद्यार्थियों को समझाया। आज उसी कड़ी में मैं उसी किताब से कहानियों के भाग से, किताब का नाम है किताब स्पर्श, 10वीं कक्षा, पाठ नंबर 1, बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और इस पाठ के मुख्य पात्र हैं बड़े भाई साहब और छोटे भाई। सर्वप्रथम इस पाठ के नाम पर हमें जाना होता है, बड़े भाई साहब। इस पाठ का नाम बड़े भाई साहब क्यों रखा गया? तो यहां पर इस पाठ में परिवार का जो सदस्य होता है, परिवार का जो भी सदस्य होता है, उस सदस्यत्व में बड़े व्यक्ति का जो महत्व होता है, उस महत्व को दर्शाने की कोशिश इस पाठ में हुई है। तो किस प्रकार हुई है? और एक चीज यहां पर इस पाठ में अनुभव और ज्ञान, दो चीजों का मापदंड हुआ है। अनुभव और ज्ञान मतलब बच्चे, माँ बाप अनुभवी होते हैं लेकिन ज्ञानहीन होते हैं, बच्चे ज्ञानी होते हैं लेकिन अनुभवहीन होते हैं। इसीलिए अब बच्चे ज्ञानी हैं और माँ बाप अनुभवहीन हैं, अनुभव उनके पास अनुभव है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में अपने बच्चे जो है ज्ञानी होकर अपने माँ बाप का तिरस्कार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस पाठ में वही चीज बताई जा रही है कि बड़े व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को संभालने के लिए, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए अपने जीवन की जो चीजें, जो ख्वाहिशें होती है, उन ख्वाहिशों को किस प्रकार दबा के रखता है, उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। वो बताने वाली चीज जो है विद्यार्थी जीवन से जोड़कर बताई जा रही है। तो विद्यार्थी जीवन, सर्वप्रथम मैं सीधे इस पाठ से जुड़ा हुआ यहाँ पर किताब में दिया गया पाठ प्रवेश, जो कि इस पाठ का सारांश भी माना जा सकता है, उस पाठ प्रवेश के साथ इस पाठ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़ा करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में ही किसी से बड़े नहीं होते, मतलब इकलौता बेटा, इकलौता व्यक्ति। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेरे में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है ने समाप्त हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपने बचपने में जीना चाहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ सालों के बड़े होने का जो यह है वह उन्हें
अपने बचपने को मारने के लिए मजबूर कर देता है। और किस प्रकार इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि बड़े भाई साहब ने अपने बचपने को तिरोहित किस प्रकार किया, समाप्त किस प्रकार किया। तो जब हम यह पाठ सुनेंगे, यह पाठ ध्यान देकर सुनेंगे, तो जैसे जैसे हम इस पाठ को सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारे विद्यार्थी जीवन को हम याद करेंगे, क्योंकि इसमें सारी जो शब्दावली है, सारी जो बातें हैं, वो जो अगर से हम सुनते जाएंगे तो ये अरे हमने भी ऐसे ही किया था, हमारे ऊपर भी ऐसे ही बीती हुई चीजें थी, तो ये तो हमारे ऊपर ही बनाई गई कहानी है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो हमें इस पाठ को बहुत ही ध्यान से सुनना है और सुनकर इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हमें अपने अंदर बसाना है। और ये पाठ जो है हमें क्या सीख देती है उस सीख को हमें अपने अंदर बनाना है और दूसरों को भी मार्गदर्शन देना है। तो सीधे मैं पाठ पर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो छोटे भाई जो है इस पाठ के लेखक भी हैं। सर्वप्रथम वे अपना और अपने भाई का परिचय दे रहे हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, दर्जे यानी 3 कक्षा वे उनसे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, खूब पढ़ाई करा करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। देखिए हम लोग भी सुनते हैं ना, जब कोई मकान वगैरह बनाना होता है, कोई बिल्डिंग बनाना होता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें पाया बनाना होता है, बेसमेंट बनाना होता है। और बेसमेंट बहुत ही उसे मजबूती देनी होती है। अगर उसमें मजबूती आ जाए तो जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, उसमें पुख्ता चीज आ जाती है, वो मजबूती आ जाती है। तो उसी प्रकार जीवन की उनकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को भी वे बहुत ही पुख्ता रूप और मजबूती देना चाहते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबी यानी उन्हें तो छोटे भाई को डांट टपट करना, डांटने का पूरा अधिकार उन्हें बना हुआ था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मुझसे बड़े हैं तो मुझसे बड़े होने के कारण उनकी जो भी आज्ञा हो, आज्ञा का पालन मैं एक कानून के तौर पर, कानून हमें अनुशासन में बांधता है, अनुशासन के रूप में मैं उनकी बातों को मानता रहूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल लूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह
बड़ी बात है ना, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के सामने अपने आप को साबित नहीं कर सकता। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटार कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, एक हर्फ यानी एक अक्षर तुम सीख नहीं सकोगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को बता रहे हैं अंग्रेजी क्या चीज है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गहरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। देखिए ऐरा गहरा नत्थु खेरा मतलब कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता, कोई भी व्यक्ति अपने आप को होशियार बना देता। तो यहाँ पर ऐरा गहरा नत्थु खैरा यह एक जो मुहारा है, यह मुहारा बताता है कि कोई चीज अपने आप हासिल होने वाली नहीं है, उसे हमें मेहनत कर हासिल करना पड़ेगा। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तुम कितने बेवकूफ हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा दादी की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन पढ़ूंगा,
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे करूंगा। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। उन्होंने एक टाइम टेबल बनवा लिया। उस टाइम टेबल में उन्होंने खेलकूद को जगह ही नहीं दी। प्रातः काल 6 बजे उठ मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, उसका तिरस्कार, उसका अनादर हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसकी याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुटकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। पार्ट 1 भाग 1 समाप्त। भाग 2